हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नए टॉपिक से, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इससे पहले भी हमने प्रियम्बल वगैरह सब कवर कर लिया है। आप प्लीज़ अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको पहले अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जिससे आपका एक कंटिन्यूएशन में आपके पास प्रॉपर नोट्स बने रहेंगे। ठीक है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे जो स्टेट्स थे, किस क्राइटेरिया पे वो लोग डिवाइड हुए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट्स हैं, जो टेरिटरी है, जोग्राफिकल बाउंड्री के बारे में क्या क्या बातें कही हुई है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 1 से। पहला आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का कह रहा है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब इंडिया क्या है? यूनियन है स्टेट्स का। ये एक कॉम्बिनेशन है वेरियस स्टेट्स का। सो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स आके जॉइन हुए हैं, तब हमारा एक इंडिया बना है। बट इसकी जो फॉर्मेशन और यूएस के स्टेट्स की फॉर्मेशन डिफरेंट है। अब किस तरीके से डिफरेंट है? द नेम ऑफ कंट्री इज़ इंडिया, दैट इज़ भारत। तो इंडिया भी कह सकते हैं। नेम के बारे में क्या कहा गया है कि इसको इंडिया भी कह सकते हैं और दूसरा नाम इसका भारत भी है। तो आप ऑल्टरनेटिवली नेम ऑफ कंट्री के बारे में कहाँ डिस्कस करा गया है? आर्टिकल 1 में इंडिया और दैट इज़ भारत, दोनों नाम यूज़ कर सकते हैं। अभी G20 की जब समिट हुई थी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भारत नाम यूज़ करा था। ठीक है। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिफेंडेड द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स ऑन टू ग्राउंड्स। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, उन्होंने कहा कि जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इसको कंपेयर करा जा रहा था उस वक्त अमेरिका के यूनियन ऑफ स्टेट्स थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो डिफरेंट है अमेरिका से। तो ये जो द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिफेंडेड he defended this term on two grounds. What are the two grounds? एक उन्होंने कहा कि फेडरल, ये क्या है? फेडरल। फेडरल का मतलब क्या है? इंडिया इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स एंड नो स्टेट्स हैज द राइट टू secede फ्रॉम द यूनियन। इंडिया क्या है? एग्रीमेंट नहीं है दो तीन स्टेट्स के बीच में। तो इसने इन्होंने क्या कहा? इंडिया इज नॉट एन एग्रीमेंट लाइक यूएसए। हम लोगों ने देखा था, जब भी आप रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से स्टेट्स क्लब हुए थे। 10 स्टेट्स थे उस वक्त, और वो क्लब होके एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि ठीक है, अब से हम लोग एक साथ रहेंगे और हमारा एक सेंटर होगा। बट ये इस तरीके से इंडिया के जो स्टेट्स है वो इस तरीके से फॉर्म नहीं हुए थे। इंडिया इज नॉट अ रिजल्ट, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं, नोट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन states and and no state has right to secede from it। मैंने ये बात आपको कल भी बताई थी कि कोई भी स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सके। सीट फ्रॉम यूनियन, इस यूनियन को ब्रेक करने की पावर किसी को नहीं दी गई है। चलिए, अब नेक्स्ट फीचर उनने अपने आप को सपोर्ट करने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि जो टर्म फेडरल है वो कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन नहीं है। ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। दिस फेडरल, ये पूछा जा सकता है कि वेयर फेडरल टर्म इज रिटन, तो आपको कहना है फेडरल इज नोवेयर रिटन। फेडरल nowhere written in Constitution of India। ठीक है। And but Supreme Court in SR Bomai case, you have to remember this case, in SR Bomai case, what he said, he is nowhere written in the Constitution of India, but Supreme Court in SR Bomai case said that federalism is basic structure। केशवानंद भारती में बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात हुई थी, आपको मैंने बताई थी कल भी। इज बेसिक structure of constitution।
ठीक है, चलिए यहाँ तक हमको समझ आ गया कि भाई ये क्या है, फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है। टू ग्राउंड्स कहते कि ये ऑन ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इसकी फेडरेशन अलग क्यों है, इस टर्म को डिफाइन करा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। चलिए, तो फर्स्ट आर्टिकल हमने कवर कर लिया। फर्स्ट आर्टिकल में हमने दो बातें सीखी कि एक भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया के दो नाम है, एक तो इंडिया और एक भारत। और फिर इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स को जब क्रिटिसाइज किया जा रहा था तब बी आर अम्बेडकर ने क्लियर करा कि ये कोई एग्रीमेंट स्टेट्स के बीच में साइन नहीं हुआ है, इसलिए स्टेट्स एक दूसरे के एक से जो अपनी यूनियन है उससे अलग नहीं हो सकते। ठीक है, और फिर बात करी गई थी कि फेडरल तो कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। तब उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, क्योंकि वो इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एस आर बोमाई केस में कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए हमें इसको अबाइड करना है। फिर जो टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो बहुत वाइड है। अब ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स इज लेस वाइड, सॉरी अगर मैंने मुंह कह दिया था, तो इज लेस वाइड देन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब आप समझ सकते हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर तो केवल स्टेट्स की एक यूनियन आएगी, बट यूनियन टेरिटरीज या फिर अदर ऑक्यूपाइड रीजन जो कई कंट्रीज में है, कोई अदर आइलैंड्स वगैरह है, तो वो सब किस में कवर होगा, टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आपको कहीं टेरिटरी ऑफ इंडिया ज़्यादा अच्छी टर्म है अगर आपको पूरा डिनोट करना है। इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है कि विच वन एक्सप्लेन, जैसे उसने दे दिया था कि आइलैंड भी है या यूनियन टेरिटरीज है, तो उसमें से कहा था कि विच टर्म एक्सप्लेन्स दिस, तो आपको यूनियन ऑफ स्टेट्स की बजाय टेरिटरी ऑफ इंडिया का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए आई होप आपको आर्टिकल 1 क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा आर्टिकल 1 कवर हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मूव करते हैं आर्टिकल 2 पे। आर्टिकल 2 हमारा क्या कह रहा है, ये सारे आर्टिकल्स जोग्राफिकली यूनियन ऑफ स्टेट्स 1 2 4, आर्टिकल 1 2 3 4 आर बेस्ड ऑन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो यूनियन को डिस्क्राइब करा है 1 2 3 4 के अंदर। पार्ट 1 है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, कल मैंने आपको बताया था कितने पार्ट्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं और कितने आर्टिकल्स हैं। चलिए, अब बात करते हैं हमारे सेकंड आर्टिकल की। ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट किसी भी लॉ के तहत एडमिट कर सकती है कोई भी नया स्टेट या फिर स्टेब्लिश कर सकती है कोई भी नया स्टेट। ठीक है, तो आपको लिखना है इट एम्पावर्स द इंडियन पार्लियामेंट बाय लॉ, Indian Parliament can make any law to admit or establish, to admit मतलब कोई भी लॉ स्टेट को अपने यूनियन के अंदर उसको एक्सेप्ट करना या फिर एक नए स्टेट की स्टैब्लिशमेंट करना, और स्टैब्लिश अ न्यू स्टेट इनटू इंडियन यूनियन ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन इट मे डीम फिक्स्ड। और ये जो कंडीशन, टर्म्स ऑफ कंडीशंस अपने हिसाब से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ऑन सच terms and conditions it may be deemed fixed। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकंड आर्टिकल भी हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं थर्ड आर्टिकल की, जो क्या कह रहा है कि जो क्रिएशन हो रहा है स्टेट्स का और जो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनली क्या मैंडेट ज़रूरी है प्रेसिडेंट की पहले ही, मतलब जैसे मनी बिल वगैरह के अंदर हम प्रायर रिकमेंडेशन लेते हैं प्रेसिडेंट की, तो क्या पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है कि प्रायर आपको रिकमेंडेशन लेनी है, या किस तरीके से इंट्रोडक्शन होगा इस बिल का। तो इसके अंदर हम पार्लियामेंट्री अफेयर किस तरीके से होगा, अगर कोई भी स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 3 ये किस बारे में बात करता है, क्रिएशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, क्रिएशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे आ सकता है कि आर्टिकल सेकंड टॉक्स अबाउट क्रिएशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट इट इज़ नॉट ट्रू। आपको याद रखना है कि क्रिएशन ऑफ स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात किस में हुई, आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 1 में सिर्फ उसका नॉर्मल डिस्क्रिप्शन था नेम का, और
आर्टिकल सेकंड के अंदर हमने बताया था कि पार्लियामेंट को ये पावर्स हैं, ठीक है, किसको ये पावर्स हैं, तो वो हमने डिस्कस करा था। फिर प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट टू गिव प्रायर रिकमेंडेशन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ बिल। सो प्रायर recommendation from president is mandated. Prior recommendation of president on bill is mandated. ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद इसके अंदर कहा गया है कि मैंडेटरी है प्रेसिडेंट का कि वो लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो अफेक्ट हो रही है इस बिल से उनकी भी व्यूज़ लें। सो मैंडेटरी, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना तेलंगाना जब अलग हुआ था तब उस वक्त किस तरीके से प्रोसीजर हुआ था। पहले जो बिल किसी ने भी जो भी बिल लेके आया था उसको पहले पार्लियामेंट में प्रायर रिकमेंडेशन मिली प्रेसिडेंट की कि हाँ आप इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट ने लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछा कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, कैन वी डू लाइक दैट, तो तब उन लोगों ने परमिशन दी। और ज़रूरी नहीं है कि उनकी परमिशन माने, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के व्यूज़ हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं प्रेसिडेंट का, बट एक बार उनको इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कोई भी बिल को लॉ बनाने से पहले, ठीक है। चलिए इनको लिख भी लेते हैं हम। इज मैंडेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू सीक व्यू। देखिए यहाँ पे व्यू का है, यहाँ पे ओपिनियन, यहाँ पे डिसीजन नहीं का है, ठीक है। व्यू ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अफेक्टेड बाय द बिल। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। थर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर एक दो बात और हैं जो हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। मैंने आपको बता दिया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जो व्यूज़ हैं आर नॉट बाइंडिंग, तो लेजिस्लेटिव असेंबली व्यूज़ आर नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया। एंड इट रिक्वायर्स अ सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। तो ये आर्टिकल फोर्थ बन जाता है हमारा जब हम कहते हैं कि किस तरीके से ये लॉ पास हो सकता है। आर्टिकल 4 क्या कहता है, दिस लॉ कैन बी पास थ्रू सिंपल मेजोरिटी। दिस लॉ, no, you can just simply like law can be passed through simple majority. ओके, इसके लिए आपको कोई स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग से भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और सफिशिएंट फॉर एनी अमेंडमेंट आर्टिकल 2 एंड 3। आर्टिकल 2 और 3 के लिए जो भी आपको आर्टिकल 2 एंड 3, 2 एंड 3 के अंदर 3 में क्रिएशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की बात हुई थी, और सेकंड के अंदर न्यू स्टेट की बात हुई थी। तो सेकंड के अंदर न्यू स्टेट की बात हुई थी और थर्ड के अंदर एग्जिस्टिंग स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी, ठीक है। चलिए, अब ये सारी हो गई। अब इनकी एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं कि इन आर्टिकल्स को लाने से पहले क्या क्या कमीशंस थे, क्या, क्योंकि ये डिबेट का एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका था, क्योंकि जिस तरीके से इंडिपेंडेंट हुए थे हम लोग उसके बाद बहुत सारी डाइवर्सिटी थी, तो हर स्टेट डिमांड कर रहा था कि हमारा उसका ब्रेक डाउन, ठीक है। उसके अंदर जो स्टेट में जो पीपल डाइवर्स लोग रहते थे कल्चर के, वो डिमांड कर रहे थे कि हमारे को एक अलग स्टेट चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो सिसीड तो कर नहीं सकते, उनको एक अलग स्टेट की डिमांड चल रही थी उस वक्त। तो उसको किस तरीके से हम लोगों ने हैंडल करा है उसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री, चलिए। अब होता क्या है कि 1948 के अंदर धार कमीशन आता है। 1948 के अंदर धार कमीशन, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, ओके, धार कमीशन। अब धार कमीशन के अंदर क्या हुआ था कि इनको बैठाया गया था जिससे हम पता लगा सके थे कि किस तरीके से रीऑर्गेनाइज करना चाहिए हमें स्टेट्स को, ठीक है। तो इसने रिजेक्ट कर दिया था वन लैंग्वेज और वन स्टेट फॉर्मूला। क्या कहा था, वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट फॉर्मूला। पहले हम लोगों ने सोचा था कि लैंग्वेज के बेसिस पे
डिवाइड कर देते सारे स्टेट्स को, बट इस ये कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था। और रिजेक्ट करना सही भी था, क्योंकि हर थोड़ी माइल्स के अंदर हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती, एक्सेंट चेंज हो जाता, तो इसकी तरीके से तो हमारे बहुत सारे स्टेट्स हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। इसलिए इस कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया और सेटअप टू कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इसको क्यों बिठाया गया था? फॉर क्वेश्चनिंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ था। इसने तो मना कर दिया कि भाई लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होगा, तब हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर हमने वापस से एक कमीशन बैठाया 1915 के अंदर, JVP। ठीक है, और लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमिटेड, इसको लिंग्विस्टिक, ये जो मेंबर्स थे ना उनके बेसिस के ऊपर JVP नाम दिया गया है, लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमिटी भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो इसने भी रिजेक्ट कर दिया था कि क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। हमको लगा जब एक और कमीशन बैठाया गया, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है, इसमें भी रिजेक्ट हो गया, बट इन लोगों ने कहा था कि जैसे डिसइंटीग्रेशन हो गया था आंध्रा का, तेलंगाना का। ठीक है, इन 1953 क्या हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हो गया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे। डिसइंटीग्रेशन ऑफ आंध्रा बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स। और कितने तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट थे? 16, सेपरेटिंग 16 तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स। इसके कारण क्या हुआ था कि हम लोगों को पहले ही दो कमीशंस बैठाए थे, धार कमीशन और JVP कमीशन, बट इन दोनों ने ही मना कर दिया था कि आपको लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने बट नया कमीशन भी बैठाया था 1953 में, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, बट इन लोगों ने मना कर दिया था। फिर भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हो गए थे, तेलुगु स्पीकिंग और अन्य अलग अलग जिनकी लैंग्वेज डाइवर्सिटी थी उसके बेसिस पे ये लोग डिवाइड हो गए थे। तो कहीं ना कहीं ये फॉलो हो गया था इसी को कर्व करने के लिए, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा रायट्स हो रहे थे, इनको संभालना इसलिए ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया था, रिबेलियन हो गया था कि हमको अलग ही होना है। फिर थर्ड आया था हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के अंदर क्या होता, इस 1953 के अंदर 4 क्राइटेरियाज दिए गए थे। ठीक है, इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? 1953। ठीक है, इसकी रिपोर्ट कब आई थी? 1955 में। और इन लोगों ने क्या कहा था कि 4 क्राइटेरियाज दिए थे, 4 क्राइटेरियाज वर गिवन। ठीक है, फर्स्ट 4 क्राइटेरियाज, उसमें से फर्स्ट क्राइटेरिया इनका था कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक और कल्चरल यूनिटी के ऊपर फॉर्म करना चाहिए। मतलब इस तरीके से करना चाहिए, डाइवर्सिटी ना देखते हुए ये देखना चाहिए कि किधर मैक्सिमम लिंग्विस्टिक और कल्चरल यूनिटी, केवल लिंग्विस्टिक नहीं बट कल्चर भी उनका सिमिलर होना चाहिए। सो स्टेट्स आर टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिटी। ठीक है, स्टेट्स को कल्चरल और लिंग्विस्टिक यूनिटी पे फॉर्म करना चाहिए। स्टेट्स आर to be formed on cultural and linguistic unity। ठीक है, चलिए
यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था इसका? नेक्स्ट उन लोगों ने कहा था कि नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी प्रिजर्व रखना चाहिए। हम लोग ऑल दो स्टेट्स बना दे बट उससे नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी भी रिटेन रहनी चाहिए। नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी शुड बी प्रिजर्व्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देख लीजिए। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या रखा था कि जो फॉर्मेशन हो रही है नए स्टेट्स की वो गवर्न होनी चाहिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब वो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली भी वायबल होना चाहिए। जो आप कर रहे हो ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे स्टेट्स क्रिएट कर दिए और वहाँ पे फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस चीज़ को भी टैकल करना चाहिए। तो फोर्थ क्राइटेरिया था फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स governed by financial, administrative, ठीक है, एंड इकोनॉमिक viability. And fourth step was it should aid the process of implementation of 5-year plan. It should aid the process of जो 5-year plans implement हो रहे थे उस वक्त उनको भी ये असिस्ट करना चाहिए, ये implement करवानी चाहिए। ठीक है, उनको implement करवाना possible होना चाहिए। It should aid the process of implementation of 5-year plans। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें, तो इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री हम लोगों ने कवर कर लिया। बाइफर्केशन जो स्टेट्स का हो रहा है इसकी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो बाइफर्केशन हो रहा है न्यूमरस डिस्ट्रिक्ट और तालुकाज में, तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिवली इफेक्टिव होगा? ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर बाइफिकेशन हो रहा है न्यूमरस, आप बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं अपनी इंडिया को, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिवली वायबल होगा? तो एक तो पहली इसको रीजंस दे सकते हो आप, लिख सकते हो आप रीजंस फॉर इफेक्टिव बाइफिकेशन। या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉन्स या ड्रॉबैक्स, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ज़्यादा आएगा, इसलिए हम ड्रॉबैक्स के वे में लिख रहे हैं इसको, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स होंगे तो उससे उन्हें हैंडल करना भी बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या है, ये इंक्रीज कर देगा डेंसिटी, इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, तो उससे रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बर्डन क्रिएट हो जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर भी, और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसके आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि डिमांड्स सबकी फुलफिल नहीं हो पाएगी। ठीक है, और रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, इससे चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायर आप लिखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट में बर्डन। ठीक है, इससे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव के अलग अलग पर्सनल चाहिए होंगे, रिक्रूटमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, उससे फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी हो सकता है, नए स्टेट्स को इतना ज़रूरी नहीं है ना कि एक्सपीरियंस हो, अगर कोई बड़ी टेरिटरी तो वहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन न्यू स्टेट्स, लैक ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ गवर्निंग, एक्सपीरियंस ऑफ गवर्निंग फॉर न्यू स्टेट्स। ठीक है, अब इंडिया एक डेवलपिंग नेशन था, तो उसको अगर एक साथ होके लोग बाग
वर्क करेंगे तो ज़्यादा इजीली पड़ेगा, और उस वक्त लिख सकते हैं आप इंडिया वॉज अ नेशन, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन। इसकी वजह से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। सो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि स्मॉलर एंड स्मॉलर स्टेट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवर नैरोइंग एस्पेक्ट, and solution need to be devised so that the pragmatic as well as the inclusive interest of all the inhabitants are taken care of. Okay, you can just conclude your answer by this and you can majorly highlight these points, और आप इनको elaborate कर सकते हैं। स्टार्टिंग के अंदर आप brief history दे सकते हैं अपने क्वेश्चन में, और जो ये डेप्थ ऑफ स्टेट्स है may increase or improve if its capacity as well as यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज मेंटेन्ड। इस तरीके से आप इसके अंदर कुछ भी लाइंस ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब इसके प्रोज क्या हैं, इसके कुछ प्रोज भी हैं जिस तरीके से लीड्स बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, इसके प्रोज भी डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे ये कौन हो गए, एंड व्हाट आर द प्रोज फॉर बाइफिकेशन, लीड्स बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर कम डेंसिटी होगी तो हमारे को थोड़ा ईजी भी रहता है, कि दोनों एस्पेक्ट को हम कवर कर लेंगे। फिर ये टेलर मेड सॉल्यूशन बना देता है, अगर डाइवर्सिटी ऑफ प्रॉब्लम्स है तो उसके अंदर हमको टैकल करने में डिफिकल्टी होती है, तो टेलर मेड सॉल्यूशन फॉर डाइवर्सिटी ऑफ प्रॉब्लम, टेलर मेड सॉल्यूशन फॉर डाइवर्सिटी ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, और इसके अंदर ये एस्पिरेशंस को निग्लेक्ट नहीं करता मासेस की, कैटर्स टू एस्पिरेशन ऑफ निग्लेक्टेड मासेस, जो भी निग्लेक्टेड मास है जिनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है उनको भी एस्पिरेशंस को कवर करता है। तो कैटर्स द एस्पिरेशन ऑफ निग्लेक्टेड मासेस। ठीक है, चलिए, तो इसके अंदर आप आपके और प्रोज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। इसके अंदर आपसे यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया है कि आर्टिकल 2 डील्स विद, तो वो रीऑर्गेनाइजेशन पे नहीं डील करता है, वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट पे डील करता है। वो एक मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है। एक ब्रीफ हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई थी, धार कमीशन और जेवीपी कमीशन, इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जेवीपी कमीशन का याद रखना है आपको कि इनने मना कर दिया था। ये क्वेश्चन आएगा कि हु रिजेक्टेड द क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो वो जेवीपी कमीशन है। और वन स्टेट वन लैंग्वेज का फॉर्मूला धार कमीशन ने रिजेक्ट करा था। और फोर क्राइटेरियाज किसने दिए थे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे फंडामेंटल राइट्स। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप अपनी पॉलिटी की तैयारी पूरी अच्छे से मेरे साथ कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।